हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 का विज्ञान विषय का अध्याय 5 अम्ल, क्षारक और लवण। बच्चों, इस पाठ के पिछले भागों में हमने समझा था कि अम्ल और क्षार क्या होते हैं। इसी के साथ साथ बच्चों हमने ये भी समझा था कि किस तरह से सूचक के प्रयोग के द्वारा विलयनों की अम्लीयता और क्षारीयता का परीक्षण किया जाता है। बच्चों, इस भाग में हम समझेंगे कि उदासीनीकरण की प्रक्रिया क्या होती है और इस उदासीनीकरण की प्रक्रिया के हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग होते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ले लेते हैं हमारे 2 प्रश्न जो पिछले वीडियो में मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। एक बार हम उनका सही उत्तर चेक कर लेते हैं। पहला प्रश्न था बच्चों, सूचक किसे कहते हैं। तो बच्चों, कोई भी पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय है, इसका परीक्षण करने के लिए हम जिन पदार्थों का उपयोग करते हैं क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। और बच्चों ये 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक। दूसरा प्रश्न था बच्चों, कोई 2 प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखिए। तो बच्चों हमने पढ़ा था 2 प्राकृतिक सूचक कौन कौन से थे, लिटमस और हल्दी। तो ये हो गए बच्चों हमारे दोनों प्रश्नों के उत्तर। अब बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों उदासीनीकरण। बच्चों हमने अम्ल और क्षारक के बारे में पढ़ा था। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, जबकि क्षारक स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। तो बच्चों जब हम इन अम्ल और क्षार को मिला देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर एक नया पदार्थ बन जाता है जिसे हम कहते हैं लवण। और ये अम्ल और क्षार को मिलाने की जो प्रक्रिया है ये कहलाती है बच्चों उदासीनीकरण। और इस प्रक्रिया में क्या होता है बच्चों, ऊष्मा निर्मुक्त होती है। अब किस तरह से ये उदासीनीकरण की प्रक्रिया होती है इसको समझते हैं। और इसके लिए बच्चों हम करेंगे एक क्रियाकलाप। क्या करना है, हमें एक परख नली लेनी है और उसमें हम थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे। कैसा लेना है बच्चों, हमें यहाँ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना है। अब हम इसमें डालेंगे फिनोफ्थलीन सूचक की 2-3 बूंद इसमें मिला देंगे और इस परख नली को जो है हम धीरे धीरे हिलाएंगे। अब क्या करना है बच्चों, हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन इसमें बूंद बूंद करके मिलाना है। किसी ड्रॉपर की सहायता से हम क्या करेंगे, बूंद बूंद करके इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मिलाएंगे और इस परख नली को हम हिलाते जाएंगे। बच्चों ये हमें कब तक मिलाना है, जब तक कि विलयन जो है वो हमारा हल्का गुलाबी रंग का न हो जाए, तब तक हम क्या करते रहेंगे, इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड बूंद बूंद करके डालते जाएंगे। जैसे ही बच्चों हमारा विलयन कैसा हो गया, हल्का गुलाबी हो गया, तो अब हम इसमें वापस से क्या डालेंगे, हम इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 1 बूंद डाल देंगे। यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें अम्ल मिला रहे हैं। तो हम देखेंगे बच्चों कि जो हमारा विलयन है वो वापस से कैसा हो जाता है बच्चों, रंगहीन हो जाता है। यानी कि इस स्थिति में विलयन कैसा है, अम्लीय है। अब क्या करेंगे, हम वापस से बच्चों इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद डालेंगे। यानी कि अब क्या मिला रहे हैं हम इसमें, क्षारक मिला रहे हैं। तो विलयन वापस से कैसा हो जाएगा बच्चों, हल्का गुलाबी हो जाता है। यानी कि यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं कि जब विलयन की प्रकृति कैसी है, क्षारकीय है, तो ये जो फिनोफ्थलीन सूचक है ये गुलाबी रंग देता है। और जब विलयन अम्लीय हो जाता है तो कैसा हो जाता है, ये वापस से रंगीन हो जाता है। यानी कि ये फिनोफ्थलीन विलयन जो है वो कोई भी रंग हमें नहीं प्रदर्शित करता है। यानी कि यहाँ पर बच्चों उदासीनीकरण की प्रक्रिया हम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, अम्ल और क्षार को आपस में मिला रहे हैं। तो बच्चों जब भी किसी अम्लीय विलयन में हम क्षारकीय विलयन को मिलाते हैं तो क्या होता है, ये दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, उदासीनीकरण की प्रक्रिया हो रही है। बच्चों जब अम्ल और क्षारक के विलयन को हम उचित मात्रा में मिलाएंगे तो जो विलयन बन रहा है उसकी प्रकृति न तो अम्लीय होगी और ना ही क्षारीय होगी। कैसा होगा विलयन, उदासीन विलयन होता है। बच्चों किसी अम्ल और क्षारक के बीच में होने वाली यह अभिक्रिया ही क्या कहलाती है, उदासीनीकरण कहलाती है। और इस प्रक्रिया में ऊष्मा निर्मुक्त होती है और एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसे कहते हैं बच्चों हम लवण। यानी कि हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि इस उदासीनीकरण की अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है जो क्या कहलाता है बच्चों, लवण कहलाता है। यदि हम समीकरण के माध्यम से समझे तो जब हमने अम्ल और क्षारक को उचित मात्रा में मिलाया है तो क्या बन रहा है बच्चों, लवण का निर्माण यहाँ पर होता है और इसी के साथ साथ जल भी बनता है और इस प्रक्रिया में ऊष्मा निर्मुक्त होती है। उदाहरण के लिए बच्चों हम समझें कि हमने क्या किया था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अंदर जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया था तो यहाँ पर क्या बना था बच्चों, लवण का निर्माण हुआ था। कौन सा लवण बना था, साधारण नमक जो होता है NaCl। इसी के साथ साथ बच्चों यहाँ पर जल का निर्माण भी होता है और ऊष्मा भी इस प्रक्रिया में निर्मुक्त होती है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों, उदासीनीकरण कहलाती है। चलिए बच्चों आगे हम बात कर रहे हैं अम्ल
वर्षा की। बच्चों नाम से ही हमें स्पष्ट हो रहा है कि वर्षा किसकी हो रही है, अम्ल की हो रही है। यानी कि जब कभी भी वर्षा के जल में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब वर्षा अम्लीय क्यों हो रही है, क्या होता है बच्चों कि जो वर्षा का जल है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें मिल जाती है। ये गैसें वायुमंडल में प्रदूषक के रूप में उपलब्ध रहती है। तो क्या होगा बच्चों, ये इस जल के साथ में घुलकर कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर लेती है और ये जो अम्ल है ये वर्षा के साथ में बहकर पृथ्वी पर आ जाते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर अम्ल वर्षा हो रही है। बच्चों ये जो अम्ल वर्षा होती है ये भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचाती है। बच्चों इस अम्ल वर्षा के कारण हमारी आंखों में जलन होने लगती है, त्वचा में जलन होने लगती है, यानी कि ये हमें हानि पहुंचाती है। चलिए आगे हम बात कर रहे हैं कि जो उदासीनीकरण की प्रक्रिया है इसके हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन से उदाहरण होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले देखेंगे हम अपाचन। बच्चों हमने पढ़ा था, जब मानव का पाचन तंत्र हमने पढ़ा था तो हमने समझा था कि हमारा जो आमाशय होता है इसके अंदर कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के पाचन में सहायता करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों, आमाशय में इस अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है और इसी कारण से अपाचन की समस्या हो जाती है। अब इस अपाचन की समस्या से मुक्ति पाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, कोई प्रति अम्ल जैसे कि दूध या मैग्नीशियम लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है, क्षारक उपस्थित होता है, कौन सा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या करेगा बच्चों, अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देगा। यानी कि कौन सी प्रक्रिया हो रही है यहाँ पर, उदासीनीकरण की प्रक्रिया। तो इस तरह से हमें इस अति अम्लता से मुक्ति मिल जाती है। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है चींटी का डंक। बच्चों हमने पहले भी बात की थी कि जब कभी भी हमें चींटी काटती है तो क्या होता है, उस स्थान पर सूजन आ जाती है, जलन हमें महसूस होने लगती है। क्यों होती है बच्चों कि जब कभी चींटी हमें काटती है तो यह हमारी त्वचा में एक अम्लीय द्रव, कौन सा द्रव होता है बच्चों, फॉर्मिक अम्ल, ये हमारी त्वचा में डाल देती है। अब इस डंक के प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर कि जो नमी युक्त खाने का सोडा होता है, क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर बच्चों हम कैलेमाइन के विलयन का उपयोग करते हैं, उसे हम उस स्थान पर मलते हैं, जिससे क्या होगा कि जो अम्ल का प्रभाव है वो उदासीन हो जाता है। क्योंकि ये क्या होते हैं बच्चों, क्षारक होते हैं। इस कैलेमाइन विलयन में क्या उपस्थित होता है, जिंक कार्बोनेट उपस्थित होता है। तो इस क्षारक के द्वारा अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर दिया जाता है और हमें इस जलन से राहत मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों मृदा उपचार। बच्चों जब कभी भी हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग अपनी मृदा में अधिक करते हैं तो मृदा कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। और यदि मान लीजिए मृदा हमारी अधिक अम्लीय हो गई या अधिक क्षारीय हो गई तो फसलों की वृद्धि उसमें अच्छे से नहीं हो पाती है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, इस मृदा का उपचार करना पड़ता है। बच्चों यदि मान लीजिए हमारी मृदा अधिक अम्लीय है तो उसमें हम क्या डालेंगे, बिना बुझा हुआ चूना, कौन सा होता है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग हम करते हैं और इसके द्वारा इस अम्ल के प्रभाव को उदासीन किया जाता है। अब यदि मान लीजिए मृदा जो है वो कैसी है, क्षारीय है, तो क्या करेंगे बच्चों, हम इसमें जैव पदार्थ जैसे कि कंपोस्ट खाद इसमें मिला देते हैं। ये जैव पदार्थ क्या करते हैं, मृदा के अंदर अम्ल निर्मुक्त करते हैं। क्योंकि अभी मृदा कैसी बच्चों, क्षारीय है, तो जब यहाँ पर अम्ल निर्मुक्त होंगे तो ये अम्ल क्या करेंगे, उस क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देंगे। तो इस तरह से हम अम्ल और क्षारीय मृदा का उपचार यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कारखानों का अपशिष्ट। बच्चों जो कारखानों के द्वारा अपशिष्ट निकलता है अधिकांशतः वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। इसके अंदर अम्लीय पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। अब यदि मान लीजिए इन अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही हम जलाशयों या नदियों में बहने देंगे तो उसके अंदर जो जलीय जीव जंतु हैं या पौधे हैं उन्हें ये अम्ल नष्ट कर सकता है। तो इसीलिए इन्हें जलाशयों में छोड़ने से पहले इसको उपचारित करना आवश्यक होता है। तो क्या करते हैं बच्चों, इसके अंदर क्षारीय पदार्थ मिलाकर इसे कैसा कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। उसके पश्चात इसे नदियों या जलाशयों में विसर्जित किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों इस उदासीनीकरण की प्रक्रिया का हम अपने दैनिक जीवन में भी प्रयोग करते हैं। बच्चों यहाँ पर हमारा विभाग कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो बच्चों मिलेंगे हम अगले वीडियो में इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।